जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 14 ऑफ नवंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। अब देखो, आप स्क्रीन पर ज्ञान सर के स्पेशल बैच की डिटेल्स जो है वो दी हुई है। यूपीपीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, इनके लिए स्पेशल बैचेस जो है वो शुरू हो चुके हैं, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। और ये हमारे मतलब कुछ टेलीग्राम के चैनल्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और इसके अलावा ये सब टॉपिक्स हैं आज के जो हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, जो कि है कोणार्क व्हील रेप्लिकास। अभी हमें देखने को मिला है कि कोणार्क व्हील रेप्लिकास को राष्ट्रपति भवन में इंस्टॉल किया गया है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ये कोणार्क व्हील क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और इसका क्या महत्व है इंडियन कल्चर हेरिटेज में। तो न्यूज में ये क्यों है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि राष्ट्रीय भवन, कल्चरल सेंटर और अमृत उद्यान में 4 सैंडस्टोन रेप्लिकास यानी कि 4 बलुआ पत्थर के रेप्लिकास जो हैं आइकॉनिक कोणार्क व्हील्स के इंस्टॉल किए गए हैं। ये इंस्टॉलेशन का पर्पस है इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज को हाईलाइट करना और राष्ट्रपति भवन को एक ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल टच देना। कोणार्क सन टेम्पल, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हमारे इंडियन आर्किटेक्चरल और कल्चरल लेगेसी का एक इंपॉर्टेंट सिंबल है। ये एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो हमारे ग्लोरियस पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। कोणार्क सन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन 13th सेंचुरी में किंग नरसिम्हा देव वन ने करवाया था, जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर थे। ये टेम्पल ओडिशा के पुरी के पास लोकेटेड है। इसका डिजाइन और स्केल इतना बड़ा है, इतना ग्रैंड है कि ईस्टर्न गंगा एम्पायर की कल्चरल वैल्यूज और उनका एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट यहां पर क्लियरली दिखाई देता है। टेम्पल का स्ट्रक्चर एक बड़े चैरियट जैसा है। चैरियट मतलब रथ, जो सन गॉड के लिए बनाया गया था। और इसमें 7 घोड़े हैं और 14 व्हील्स हैं, जो टाइम के पैसेज को सिंबलाइज करते हैं। यह टेम्पल ओडिशा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है, जो नागर स्टाइल का एक सब स्कूल है। ओडिशा टेम्पल का टिपिकल फीचर होता है एक बड़ा सा शिखर जो शार्पली इनवर्ड कर्व लेता है टुवर्ड्स द टॉप। मेन टेम्पल का सुपर स्ट्रक्चर तो हाईली कार्व्ड है, लेकिन अंदर के इंटीरियर्स रिलेटिवली सिंपल है। यह स्टाइल ओडिशा आर्किटेक्चर के रीजनल कैरेक्टरिस्टिक को हाईलाइट करता है। अब आते हैं कोणार्क के व्हील्स पर, चक्कों पर। यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये व्हील्स भी एक सिंबलिक मीनिंग रखते हैं। टेम्पल में 24 पहिए हैं जो 24 घंटे को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका डायमीटर लगभग 9 फीट 9 इंच का है और ये इंट्रिकेट क्रेविंग्स से एडॉन्ड है। मतलब इसमें काफी सारी कलाकृतियां की गई है, जैसे कि एनिमल्स की, राइट, और भी काफी सारी चीजें की कलाकृति इसमें देखने को मिल जाती है। 12 पेयर्स जो है वो चक्कों के, कई बार 12 महीने को सिंबलाइज के रूप में भी देखा जाता है। यानी कि 12 पहियों का जो पेयर है, यानी कि 24 पहिए टोटल, तो और 12 पहियों का पेयर, तो इसको कई बार 12 महीने के तौर पर देखा जाता है और 24 पहियों को 24 घंटे के तौर पर देखा जाता है। कुछ लोग इसे व्हील ऑफ लाइफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिसोल्यूशन के साइकिल्स को सिग्निफाई करता है। एक और यूनिक बात यह है कि ये व्हील सिर्फ सिंबल ही नहीं बल्कि सन डायल्स भी हैं। इनके स्पोक्स को ऐसे डिजाइन किया गया है, स्पोक समझते हो ना, व्हील के बीच वाला जो लकड़ियां जो होती है उसमें, तो इनके स्पोक्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये टाइम इंटरवल्स को मार्क करते हैं, सनराइज से लेकर सनसेट तक। तो सोचिए, कोणार्क के व्हील सिर्फ कोणार्क के एक पहिए नहीं है, सन डायल थे। तो सोचिए एंशिएंट इंडिया में किस प्रकार के आर्टिस्ट हुआ करते थे, जो हर चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी कला तैयार करते थे। ये काफी फैसिनेटिंग है कि हमारे एंसेस्टर ने इस तरह के इनोवेटिव टूल्स बनाए हैं, जो उनका टाइम और कल्चरल सिंबल को कंबाइन करता है, कि उनको टाइम देखने की भी जरूरत नहीं है और मतलब उससे उनको टाइम के बारे में भी पता लग जाएगा और कल्चरल सिंबल का अलग एक महत्व है। अब थोड़ा इसके कल्चर और रिलीजन एस्पेक्ट पर बात करते हैं।
तो ये व्हील्स धर्म और कर्म के साइकिल को भी सिग्निफाई करता है, जो बुद्धिज्म के धर्म चक्र कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। इन व्हील्स को कॉस्मिक ऑर्डर और जोडियाक से भी लिंक किया जाता है, जो टेम्पल्स को एस्ट्रोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स के साथ कनेक्ट करता है। टेम्पल का ओवरऑल डिजाइन और सिंबलिज्म उस टाइम के रिलीजियस बिलीफ और फिलोसॉफिकल थॉट्स को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये सैंडस्टोन रेप्लिका राष्ट्रपति भवन में इंस्टॉल किए गए हैं। इसका पर्पस ये है कि हमारी रिच हेरिटेज को लोगों के सामने लाया जा सके। यह एक इनिशिएटिव है जो हमारी कल्चरल लेगेसी को आज के लोगों तक पहुंचाने में मददगार होगा। ये रेप्लिका का वहां होना एक रिमाइंडर है कि कोणार्क सन टेम्पल सिर्फ एक आर्किटेक्चरल मार्वल नहीं, बल्कि इंडिया के कल्चरल और फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन का एक सिंबल भी है। इस डिस्कशन में हमने कोणार्क व्हील्स सिर्फ एक हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा, बल्कि हमने ये भी देखा कि ये हमारे कल्चर, हमारी हेरिटेज और हमारी स्पिरिचुअल बिलीफ को रिफ्लेक्ट करता है। राष्ट्रपति भवन में इसका इंस्टॉलेशन हमारे ग्लोरियस पास्ट को सेलिब्रेट करने का एक अमेजिंग स्टेप है। तो होपफुली इस टॉपिक से रिलेटेड पूरी चीज आपको क्लियर हुई होंगी। जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सनडाइल वाला कॉन्सेप्ट था ना, कि ये व्हील जो है उसको एक सनडाइल के तौर पर भी यूज किया जाता है। इसमें 24 चक्के हैं, और 24 चक्के मतलब 24 घंटे को बताते हैं, या 24 चक्के मतलब पेयर्स को भी बताते हैं। मतलब अब 12 पेयर हो गए तो एक 12 महीनों को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये वाले फैक्ट्स जो है ना थोड़े से ध्यान में रखिएगा। और ये किसने बनवाया वो सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो आपको पता ही है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो कि ये कोणार्क सन टेम्पल जो है वो किसके द्वारा तैयार किया गया। कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बताएंगे अभी के अभी। और गाइस देखो, टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो लाइक का बटन जरूर हिट किया करो। चेक कर लो आपने लाइक का बटन हिट किया है कि नहीं किया तो तुरंत कर दो अभी के अभी। और सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। तो जीएस पेपर 2 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सामने आ गया है। इंडिया के टीबी एलिमिनेशन के प्रयास के बारे में हम बात करेंगे। टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, ये एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया के लो और मिडिल इनकम कंट्रीज को हैविली इंपैक्ट करती है। लेकिन इंडिया ने कुछ रिमार्केबल प्रोग्रेस किया है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2024 में भी इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट हुए हैं। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा रिलीज की जाती है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की जाती है, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इंडिया का टीबी के खिलाफ बैटल कैसा चल रहा है और हम इस डिजीज को एलिमिनेट करने के कितने करीब हैं। अच्छा, कोई मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकता है कि टीबी को एलिमिनेट करने का टारगेट कौन से ईयर का है? तो इंडिया ने टीबी केसेस में 17.7% की डिक्लाइन अचीव की है बिटवीन 2015 एंड 2023। 2015 और 23 के बीच में 17.7% की गिरावट हुई है, जो ग्लोबल एवरेज 8.3% से काफी ज्यादा है। यह शो करता है कि इंडिया का जो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है टीबी को एलिमिनेट करने में, और हमारा टारगेट जो कि है 2025 तक इसको खत्म करना है, तो उसको हम खत्म कर सकते हैं। इसके लिए नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम यानी कि NTEP मेन रोल प्ले कर रहा है, जो अलग अलग इनिशिएटिव्स और पॉलिसी से टीबी के बर्डन को कम करने में लगा हुआ है। अब रिपोर्ट के बारे में बात करें तो ग्लोबल टीबी इंसिडेंट्स 2023 में बढ़े हैं। लगभग 8.2 मिलियन नए केसेस देखने को मिले हैं। ये 2022 से ज्यादा है और 1995 के बाद से हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा है। टीबी से होने वाली डेथ में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। 2023 में 1.25 मिलियन डेथ एस्टिमेट की गई है, विच इज स्लाइटली लोअर देन 2022 जिसका फिगर 1.32 मिलियन था। इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस और पाकिस्तान, इन्होंने मिलकर ग्लोबल टीबी बर्डन का 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। यानी कि इन्हीं सब कंट्रीज के अंदर ही सबसे ज्यादा केसेस, यानी कि पूरे दुनिया भर में टीबी के 50% केसेस इन्हीं कंट्रीज के देखने को मिलते हैं। जेंडर वाइज टीबी केसेस में 55% मेन, 33% वुमेन और 12% बच्चे और यंग अडल्सेंट्स हैं।
ये फिगर्स हमें बताते हैं कि किस तरह से ये डिजीज अलग अलग डेमोग्राफिक्स को इंपैक्ट करती है। इसके अलावा अब इंडिया के सिनेरियो पर नजर डालते हैं तो इंडिया ने 2023 में 27 लाख टीबी केसेस रिपोर्ट किए, जिसमें से 25.1 लाख केसेस डायग्नोस करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया गया। टीबी इंसिडेंस रेट भी 2015 से काफी कम हुआ है, 237 केसेस पर लाख पॉपुलेशन से गिरकर 195 पर लाख हो गया है, जो कि ऑलमोस्ट 17.7% की डिक्लाइन है। ट्रीटमेंट कवरेज भी 72% से बढ़कर 89% हो गया है, जो डायरेक्टली टीबी के अगेंस्ट हमारी फाइट में इंप्रूवमेंट शो करता है। अब ये सब आंकड़े आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस ये ध्यान में रख सकते हैं कि टीबी के इंसिडेंस रेट कम हुए हैं, टीबी के रिपोर्ट जो है वो केसेस जो है वो रिपोर्ट किए जाते हैं, यानी कि प्रॉपर डायग्नोसिस होता है, और ट्रीटमेंट कवरेज भी बढ़ गया है। बस टीबी एलिमिनेशन के टारगेट अचीव करना आसान नहीं है, कुछ मेजर चैलेंजेस भी हैं इसमें, पता है आपको। जैसे कि पहला, फंडिंग शॉर्टेज। लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में फंडिंग काफी कम है। 2023 में सिर्फ 5.7 बिलियन यूएस डॉलर अवेलेबल था, जबकि रिक्वायरमेंट थी 22 बिलियन यूएस डॉलर की 2027 तक। टीबी पेशेंट के लिए कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ कॉस्ट भी एक बड़ी चैलेंज है, जिसमें इंडिया के लगभग 20% टीबी अफेक्टेड हाउसहोल्ड्स को फाइनेंशियल हार्डशिप फेस करना पड़ता है। क्योंकि कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ कॉस्ट का मतलब बहुत ज्यादा हेल्थ पर इनको जो है वो पैसे लगाने पड़ते हैं, तो काफी डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए, इंडिविजुअल लोगों के लिए टीबी का ट्रीटमेंट करवाना। टीबी रिसर्च में भी फंडिंग इशू है। 5 बिलियन यूएस डॉलर का टारगेट का सिर्फ 1/5 ही कंप्लीट हो पाया है। टीबी के रिस्क फैक्टर भी कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि अंडर न्यूट्रिशन, HIV, एल्कोहल, स्मोकिंग और डायबिटीज। इंडिया ने टीबी को खत्म करने का टारगेट 2025 रखा है, जो कि ग्लोबल टारगेट 2030 से पहले का है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर इंडिया के कुछ एम्बिशियस गोल्स हैं, जैसे कि टीबी इंसिडेंस में 80% रिडक्शन 2015 लेवल से लेकर आना, टीबी मॉर्टेलिटी में 90% रिडक्शन 2015 लेवल से करना, और कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ कॉस्ट का एंड करना जो टीबी अफेक्टेड हाउसहोल्ड को फेस करना पड़ता है। एंड टीबी समिट 2018 में और वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 में गांधीनगर डिक्लेरेशन पर साइन किया गया था। तो गांधीनगर डिक्लेरेशन भी ध्यान में रखना, ही आपसे पूछा जा सकता है, ये टीबी एलिमिनेशन से रिलेटेड है, जो इंडिया की मिशन के लिए मतलब एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट शो करता है ये गांधीनगर डिक्लेरेशन। अब इनिशिएटिव पे फोकस करें तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जो इंडिया में टीबी को एलिमिनेट करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP। ये गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो टीबी को कंट्रोल और एलिमिनेट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, ये इनिशिएटिव टीबी पेशेंट को सपोर्ट और टीबी बर्डन रिड्यूस करने के लिए फोकस करता है। नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन 2017 टू 2025, इसमें काफी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजीज आउटलाइन की गई हैं जो टीबी के अगेंस्ट फाइट करने में काफी हेल्पफुल हैं। फिर अवेयरनेस कैंपेन्स जैसे कि टीबी हारेगा देश जीतेगा और निक्षय पोषण योजना, जो टीबी पेशेंट को न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो अब हम फ्यूचर रोड मैप पे नजर डालते हैं कि क्या स्टेप इंपॉर्टेंट है टीबी को और कम करने के लिए। तो टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी यानी कि TPT को स्केल अप करना है, शॉर्टर रेजिमेंट्स का यूज करना होगा ताकि एक्सेसिबिलिटी बढ़ सके और ट्रांसमिशन कम हो सके। मतलब यानी कि इस टीबी के जो फैलता है ना टीबी, इसको हम लोग जो है वो रोक सके। इनोवेटिव डायग्नोस्टिक्स और रिपोर्टिंग सिस्टम को बढ़ाने की आवश्यकता है अर्ली डिटेक्शन के लिए और बेटर टीबी केस मैनेजमेंट के लिए। तो मेनली क्या है कि डायग्नोसिस जल्दी करना है। टीबी सर्विसेज को डिसेंट्रलाइज करके इनिशिएटिव्स जैसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर
के थ्रू एक्सेसिबल और एफिशिएंट सर्विस प्रोवाइड कराने चाहिए। कम्युनिटी बेस्ड पेशेंट सपोर्ट सिस्टम जैसे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को मजबूत करना होगा ताकि केयर और स्टिग्मा दोनों को रिड्यूस किया जा सके, क्योंकि टीबी से रिलेटेड स्टिग्मा भी होता है। जैसे किसी को पता लग जाए कि किसी व्यक्ति को टीबी है तो दूसरे लोग उससे दूर भागने लगते हैं। बट आपको पता है कि कुछ कुछ टीबी कम्युनिकेबल नहीं होती है। टीबी का एक रूप ऐसा भी होता है जो कम्युनिकेबल नहीं होता है। इंटरेस्टिंग ना। बीसीजी वैक्सीन, अब मुझे आप बीसीजी का फुल फॉर्म बताएंगे। बीसीजी वैक्सीन के इफेक्टिवनेस के ऊपर स्टडीज कंडक्ट करना चाहिए फॉर एडल्ट्स, ताकि हमारे पास टीबी प्रिवेंशन के नए सोल्यूशन लाए जा सके। यानी कि टीबी को खत्म करने के लिए और नए रिसर्च सोल्यूशन पर काम करना जरूरी है। इंडिया टीबी एलिमिनेशन में काफी प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन कुछ और स्टेप और स्ट्रॉन्ग पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन से हम 2025 तक ये टारगेट अचीव करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये टॉपिक जीएस पेपर 2 के लिए रेलिवेंट था, क्योंकि इसमें हेल्थ पॉलिसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट और गवर्नमेंट इंटरवेंशंस डिस्कस होते हैं। तो ये वाला टॉपिक होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, राइट। और क्लियर हुआ है तो आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। अभी तक लाइक नहीं हिट किया है तो लाइक का बटन जरूर हिट करो, शेयर जरूर करो, चैनल को बढ़ाना आपको ही है। अब गाइज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट जनरल स्टडीज के टॉपिक के बारे में। ये जीएस पेपर 3 का टॉपिक है। तमिलनाडु की नई विंड एनर्जी पॉलिसी जो आई है अभी अगस्त 2024 में। ये पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट है और ये न्यूज में भी है, क्योंकि इसको लेकर कंट्रोवर्सी हो गई है। तो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, रीपावरिंग, रिफर्बिशमेंट एंड लाइफ एक्सटेंशन पॉलिसी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, रीपावरिंग, रिफर्बिशमेंट एंड लाइफ एक्सटेंशन पॉलिसी। सुनने में कॉम्प्लिकेट लग रहा है, राइट, बट सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है तमिलनाडु की पुरानी विंड टर्बाइंस को रिप्लेस करना या उनका एफिशिएंसी इंप्रूव करना। लेकिन इसको लेकर कुछ इश्यूज हैं, क्योंकि विंड एनर्जी जनरेटर्स ने इस पॉलिसी को अपोज किया और अब यह मैटर मद्रास हाई कोर्ट में है। कोर्ट ने पॉलिसी पे स्टे लगा दिया है जब तक केस रिव्यू में है। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। तमिलनाडु के पास 9000 मेगावाट का इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी है, लेकिन इसमें से 300 मेगावाट ऐसे टरबाइन से जनरेट हो रहा है जो 20 साल पुराने हैं। पुराने टरबाइन्स काफी इनएफिशिएंट हो जाते हैं और पॉलिसी का एम है कि इन्हें अपग्रेड किया जाए। पॉलिसी के 3 मेन एलिमेंट्स हैं। एक है लाइफ एक्सटेंशन, जो टरबाइन्स 20 साल से ज्यादा पुराने हैं उनको एक्सटेंड करना, लेकिन उसके लिए 30 लाख रुपए पर मेगावाट का चार्ज हर 5 साल में देना पड़ेगा। दूसरा है रीपावरिंग, पुराने टरबाइन्स को नए और एफिशिएंट टरबाइन से रिप्लेस करना। इसके लिए भी वन टाइम 30 लाख रुपए पर मेगावाट का चार्ज है, जो डेवलपर्स के लिए थोड़ा कंटेंशियस बना हुआ है। मतलब कि डेवलपर्स को लग रहा है कि यार ये क्यों हम पैसा पे करें, हमारा काम तो चल ही रहा है। तीसरा है रीफर्बिशमेंट, मतलब पुराने टरबाइन्स को अपग्रेड करना जिससे एफिशिएंसी और पावर जनरेशन बढ़ सके। फॉर एग्जांपल ब्लेड्स को रिप्लेस करना, हाइट इंक्रीज करना या पावरफुल गियर बॉक्स लगाना। और अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो इंडिया में विंड पावर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। 150 मीटर हाइट पे 1163.86 गीगावाट तक कैपेसिटी हम रख सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इसका 6.5% पोटेंशियल यूज कर रहे हैं, जबकि तमिलनाडु खुद इंडिया का 15% विंड पोटेंशियल यूज करता है। इसलिए तमिलनाडु का ये पॉलिसी स्टेप सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये सक्सेस होता है तो इंडिया में विंड पावर की पोटेंशियल यूटिलाइजेशन काफी इंप्रूव होगी। चलो कुछ चैलेंजेस डिस्कस करते हैं जो रीपावरिंग और रीफर्बिशिंग में आ सकते हैं। ये पॉइंट आपको आंसर राइटिंग में भी काफी हेल्प करेगा। ध्यान से सुनना। पहला चैलेंज, लैंड रिक्वायरमेंट। नई टरबाइन्स के लिए ज्यादा जमीन चाहिए होती है, यूजुअली 3.5 to 5 एकर्स पर टरबाइन, जो कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स बना देता है पूरी प्रोसेस को। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट इश्यूज। 1980 से तमिलनाडु में टरबाइन इंस्टॉल हो रहे हैं और अब वहां पर पॉपुलेशन सेटलमेंट हो चुकी है, जिससे लोगों को शिफ्ट करना भी एक बड़ी दिक्कत है। तीसरा पॉइंट, टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन।
नई टरबाइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करने में पैसा, एक्सपर्टीज और टाइम लगता है। चौथा चैलेंज बैंकिंग इशू। 2018 के बाद इंस्टॉल हुए टरबाइंस के लिए बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, मतलब उनको बैंक्ड एनर्जी का क्रेडिट नहीं मिलता। फाइनेंशियल वायबिलिटी में यह भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है। इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट भी काफी एम्बिशियस है। इंडिया ने टारगेट सेट किया है कि 2030 तक 50 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी अचीव करने का और अपनी एनर्जी नीड्स का 50% रिन्यूएबल से फुलफिल करना है। यह टारगेट अचीव करने के लिए विंड एनर्जी पे फोकस बढ़ाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेट जीरो एमिशन का टारगेट भी हमने 2070 तक सेट किया है, जो रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट के बिना मुश्किल है। गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए हैं रिन्यूएबल ट्रांजिशन के लिए, जैसे सौभाग्य स्कीम, हर घर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने से रिलेटेड, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, रिन्यूएबल एनर्जी को नेशनल ग्रिड में इंटीग्रेट करने से रिलेटेड, नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन और पीएलआई स्कीम, ये बेसिकली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए। फेम स्कीम, फेम का मुझे कोई फुल फॉर्म बता सकता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। फेम स्कीम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए, और इन सबका अल्टीमेट गोल इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाना है। फाइनली हम बात करें कुछ वे फॉरवर्ड के बारे में कि आने वाले समय में क्या चीजें की जा सकती हैं, तो टैरिफ मैकेनिज्म को इंप्रूव किया जा सकता है। कॉम्पिटिटिव टैरिफ्स फाइनेंशियल रिस्क को रिड्यूस करेंगे। प्रोजेक्ट टाइमलाइंस मेंटेन करना होगा। डिलेज अवॉइड करने से सेक्टर में क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होगी। सोलार विंड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बेटर एनर्जी मैनेजमेंट के लिए सोलार और विंड दोनों को इंटीग्रेट कर दो, मिला दो। ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना पड़ेगा। ट्रांसमिशन नेटवर्क और एनर्जी स्टोरेज में इन्वेस्टमेंट करना भी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स, स्टेबल रेवेन्यू के लिए लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट की जरूरत है। तो तमिलनाडु के ये नए विंड एनर्जी पॉलिसी एक एम्बिशियस स्टेप है, और ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होता है तो एनर्जी सेक्टर के लिए गेम चेंजर बन सकता है। तो होपफुली ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। बट अभी कोर्ट केस से रिलेटेड उतनी कुछ चिंता वाली चीज आई नहीं है, जब आएगी तब मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखिए। अब एक और जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, एग्री फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन। इस टॉपिक में लेटेस्ट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट भी कवर होगी, और इंडिया के फूड सिस्टम से जुड़े कुछ हिडन कॉस्ट और चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले रीसेंट अपडेट की बात करें तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2024 का स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट पब्लिश किया है। शॉकिंग रिवीलेशन यह है कि ग्लोबली पूरे दुनिया भर में एग्री फूड सिस्टम के हिडन कॉस्ट 12 ट्रिलियन यूएस डॉलर पर ईयर तक पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर अनहेल्दी डाइटरी पैटर्न्स और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, जो दिखाते हैं कि ग्लोबल एग्री फूड सिस्टम में काफी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। और इंडिया में भी ये प्रॉब्लम जो है ये काफी ज्यादा बड़ी है। हम 3rd रैंक पर आते हैं हिडन एग्री फूड कॉस्ट में, जो कि 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। इसका मेजर हिस्सा अनहेल्दी डाइट्स और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से आता है, कि एनवायरमेंट खराब हो रहा है और डाइट अनहेल्दी हो रही है। तो रिपोर्ट के बारे में कुछ बात करें तो पूरे दुनिया भर में एग्री फूड सिस्टम का हिडन कॉस्ट 70% अनहेल्दी डाइट से आता है। यह कुछ ऐसी डिजीजेस को ट्रिगर करता है जैसे हार्ट डिजीज, डायबिटीज और स्ट्रोक्स। इंडिया में डाइटरी रिस्क की वजह से लगभग 73% हिडन कॉस्ट है, जिसमें प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा और प्लांट बेस्ड फूड का कम कंजम्पशन है। हर साल प्रोसेस्ड फूड के ओवर कंजम्पशन की वजह से 128 बिलियन यूएस डॉलर का हेल्थ बर्डन आ रहा है, जो मेजरली हार्ट डिजीज और डायबिटीज का कारण बनता है। और प्लांट बेस्ड फूड का कम कंजम्पशन अलोन 846 बिलियन यूएस डॉलर का हिडन कॉस्ट ऐड करता है। एग्री फूड सिस्टम को 6 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है: प्रोट्रैक्टेड क्राइसिस, ट्रेडिशनल, एक्सपेंडिंग, डाइवर्सिफाइंग, फॉर्मलाइजिंग और इंडस्ट्रियल।
इन कैटेगरीज में डाइवर्सिफाइंग सिस्टम्स काफी हाई एनवायरमेंटल कॉस्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेज और नाइट्रोजन रन ऑफ बढ़ाते हैं। इंडिया के एग्री फूड सिस्टम के क्या चैलेंजेस हैं, तो बात करते हैं इंडिया के एग्री फूड सिस्टम में आने वाले कुछ मेजर चैलेंजेस की। तो क्लाइमेट चेंज सबसे पहला चैलेंज। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स, जैसे कि बारिश कभी ज्यादा तो कभी कम, क्रॉप के प्रोडक्शन और फूड सिक्योरिटी पर यह सबसे ज्यादा खतरा क्रिएट करती हैं। दूसरा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये पर्यावरण खराब हो रहा है, तो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का जो ओवर यूज कर रहे हैं ना, उसकी वजह से सॉइल हेल्थ और वाटर बॉडीज काफी अफेक्ट हो रही हैं। तीसरा, इनकंसिस्टेंट फूड स्टैंडर्ड। इंडियन फूड स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में काफी फर्क है, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी और पब्लिक हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। चौथा, सैनिटरी स्टैंडर्ड्स। काफी बार इंडिया के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को रिजेक्ट किया गया है क्योंकि क्वालिटी इश्यूज के कारण, जिससे यह सिग्नल मिलता है कि फार्मिंग प्रैक्टिसेस और सर्टिफिकेशन में इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। पांचवा, लो प्रोडक्टिविटी। अब स्मॉल होल्डिंग्स और आउटडेटेड फार्मिंग मेथड्स हैं, यानी कि हमारे किसान जो है वो छोटे मार्जिनलाइज हैं और उनके पास जो फार्मिंग मेथड्स है वो आउटडेटेड है। इससे प्रोडक्टिविटी और फार्मर्स की इनकम दोनों इंपैक्ट होती है। तो इंडिया के सस्टेनेबल एग्री फूड इनिशिएटिव क्या है? इंडिया में कुछ मेजर स्टेप्स लिए गए हैं एग्री फूड सिस्टम को सस्टेनेबल और इंक्लूसिव बनाने के लिए, जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इस कानून को 800 मिलियन से ज्यादा लोगों को फूड एंटाइटलमेंट देने के लिए बनाया गया, यानी कि 800 मिलियन से ज्यादा लोगों को खाना सर्व करने के लिए, ग्रेन सर्व करने के लिए जो है वो इसको तैयार किया गया। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये इनिशिएटिव सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस को प्रमोट करता है, नेचुरल रिसोर्सेज को संरक्षित करते हुए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस करता है। फिर है फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन। 2024 से 2028 तक गवर्नमेंट फोर्टिफाइड राइस को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है न्यूट्रिशन क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। फिर है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हुए मिशन एग्रीकल्चर सिस्टम में इंप्रूवमेंट्स लाने का काम करता है। फिर बात करते हैं कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में जो इंडिया के एग्री फूड सिस्टम को और भी सस्टेनेबल और इंक्लूसिव बना सकता है। तो हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए, जैसे कि वाटर एफिशिएंट इरिगेशन की सिंचाई करें, जिसमें पानी का जो है वो मतलब ठीक ठाक उपयोग करें, जितनी आवश्यकता है उतना उपयोग करें। सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट टेक्निक्स पर ध्यान दें, मिट्टी की हेल्थ पर फोकस करें। नेक्स्ट, स्मॉल होल्डर फार्मर्स को सपोर्ट करना। फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी एक्सेस से जो छोटे किसान जो है उनकी प्रोडक्टिविटी और इनकम दोनों इंप्रूव हो सकते हैं। तीसरा, ट्रेसेबिलिटी सिस्टम्स का इंप्लीमेंटेशन। फार्म टू फोर्क ट्रेसेबिलिटी, फोर्क मतलब कांटा चम्मच, तो यानी कि खेत में कोई भी सब्जी उग रही है तो वो घर तक, लोगों के टेबल तक, खाने की टेबल तक पहुंचनी चाहिए। तो फार्म टू फोर्क ट्रेसेबिलिटी से फूड क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर किया जा सकता है। देखो फार्म टू फोर्क कितना अच्छा टर्म है। फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, इंडिया को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये था एक टॉपिक एग्री फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन पर। तो होपफुली आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन किसका ऑर्गेनाइजेशन है? यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन, किसका? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, किसका है ये? बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। एक और जीएस पेपर 3 का एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इंडिया के स्पेस एडवांसमेंट के बारे में हम बात करेंगे। क्या कुछ हुआ है रीसेंट डेवलपमेंट्स में और इंडिया का ग्लोबल स्पेस में क्या रोल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इंडिया की स्पेस सेक्टर से रिलेटेड। तो इंडिया की जर्नी जो है चंद्रयान मिशन से लेकर गगनयान मिशन तक, तो इसी के बारे में हम जो है वो चर्चा करेंगे। तो पहले तो रीसेंट न्यूज से स्टार्ट करते हैं। अभी न्यू दिल्ली में तीसरी इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव हुई है, जिसमें फोकस था इंडिया के स्पेस सेक्टर को और ज्यादा आगे बढ़ाना
और इस बार मेजर फोकस था सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी कि सैटकॉम पर, जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट कर सकता है। इस कॉन्क्लेव में इंडो यूरोपियन यूनियन कोलैबोरेशन पर भी डिस्कशन हुए, मतलब कि इंडिया सिर्फ अपने आप में नहीं बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप में भी एक्टिवली इन्वॉल्व है। इंडिया अब एक ग्लोबल लीडर के रूप में देखा जा रहा है, जैसे कि आप जानते ही हैं, स्पेशली स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में भी। और इसके पीछे है चंद्रयान और अब अपकमिंग गगनयान जैसे मेजर मिशंस। और आपको याद है 2022 में एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी आई थी, सैटकॉम रिफॉर्म 2022, जो सैटकॉम इनोवेशन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एनकरेज करती है। तो ऐसी पॉलिसी से इंडिया का राइज इन स्पेस साइंस और भी स्ट्रांग हो रहा है, कि स्पेस और साइंस की फील्ड में हम जो ग्रो कर रहे हैं ना, वो और भी स्ट्रांग हो रहा है इन सब पॉलिसीज के थ्रू। इंडिया के स्पेस एम्बिशंस सिर्फ गवर्नमेंट लेवल तक ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी काफी इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे कि स्पेस स्टार्टअप्स, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। और अब बात करते हैं सैटकॉम के बारे में। ये कैसे डिजिटल कनेक्टिविटी को एनहेंस कर रहा है, स्पेशली रूरल और रिमोट एरियाज में। एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब सेक्टर्स को इंपैक्ट कर रहा है सैटकॉम। सैटकॉम के बिना डिजिटल इंडिया विजन पूरा करना मुश्किल होता है। सैटकॉम रिफॉर्म 2022 पॉलिसी भी ब्यूरोक्रेसी को सिंप्लीफाई कर रही है, जिससे प्राइवेट कंपनीज भी आसानी से सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन में एंटर कर सकें। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैटकॉम टेरेस्ट्रियल नेटवर्क का कॉम्पिटिटर नहीं है बल्कि उसका सपोर्ट है। जैसे डिजास्टर के टाइम पर सैटकॉम बहुत हेल्प करता है जब ट्रेडिशनल नेटवर्क फेल हो जाते हैं। और इंटरनेशनल पार्टनरशिप की बात करें तो इंडो यूरोपियन यूनियन कोलैबोरेशन काफी हाईलाइट में है। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने भी यह कहा है कि इंडिया का रोल काफी डायनेमिक है स्पेस एक्सप्लोरेशन में। हम दोनों कंट्रीज मिलके अर्थ ऑब्जर्वेशन, स्पेस सिक्योरिटी और भी काफी सारे एरियाज में काम कर सकते हैं। तो यूरोपियन यूनियन कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ जो है वो थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ा रहा है। और एक्साइटिंग चीज यह है कि इंडिया प्रोबा 3 सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जो सन ऑब्जर्वेशन में हेल्प करेगा। 2025 में यूरोपियन यूनियन इंडिया समिट होने वाली है, जिसमें और ज्यादा कोलैबोरेशन एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। 2020 के स्पेस रिफॉर्म्स के बाद इंडिया में स्पेस स्टार्टअप्स का एक वेव आया है। अब तक 300 से भी ज्यादा स्पेस फोकस्ड कंपनीज एस्टैब्लिश हो चुकी हैं। ये स्टार्टअप सिर्फ टेक्नोलॉजी इनोवेशन की नहीं बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ और रिवर्स ब्रेन ड्रेन में भी कंट्रीब्यूट करेगा। कितना अच्छा टर्म है, रिवर्स ब्रेन ड्रेन। जो हमारा ब्रेन ड्रेन हुआ है ना, अच्छा कोई मुझे बता सकते हो कि ब्रेन ड्रेन थ्योरी किसके द्वारा जो है वो लिखी गई थी? कोई बता सकता है मुझे इस चीज के बारे में? अरे यार वो ड्रेन वेल्थ थ्योरी थी, सॉरी ड्रेन वेल्थ थ्योरी, ये वाला बताना। ठीक है, ब्रेन ड्रेन का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि हमारे स्मार्ट ब्रेन जो भी हैं वो आज की रेट में जो है फॉरेन कंट्रीज में सर्व कर रहे हैं। तो ये रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो सकता है कि हमारे स्मार्ट ब्रेन वापस इंडिया के अंदर आकर सर्व करें। तो इंडिया के टैलेंटेड साइंटिस्ट वापस आ रहे हैं और इंडिया में काम कर रहे हैं। तो ये चीज अब हो रही है। तो इससे ये क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ पॉलिसीज। इन स्पेस और NSIL जैसे ऑर्गेनाइजेशंस इंडस्ट्री, एकेडमिया और स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं, जिससे इंडिया ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में अपनी मार्केट शेयर बढ़ा सके। और अब थोड़ा यूनिक टॉपिक, इंडिया ने अपना पहला मार्स और मून एनालॉग मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया है। अब लेह लद्दाख ही क्यों? क्योंकि यहां पर एक काफी अच्छी एनवायरमेंटल कंडीशन है जो मार्स और मून से सिमुलेट कर सकते हैं। मतलब वैसी कंडीशन जैसी मार्स और मून पे रहती है, उसी टाइप की कुछ कंडीशन यहां पर मिल जाती हैं, जो फ्यूचर लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर टेस्ट करना। तो लद्दाख की हाई एल्टीट्यूड, ड्राई क्लाइमेट, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन उससे मतलब उस क्षेत्र को आइडियल बना देते हैं, यानी कि वैसा बना देते हैं जैसे कि हम वहां पर प्रॉपर टेस्टिंग कर सकें। एनालॉग मिशन फ्यूचर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एस्ट्रोनॉट को प्रिपेयर करते हैं, जो इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आने वाले समय में मिशन गगनयान के थ्रू हमारे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाएंगे, फिर हम लोग
ह्यूमंस को जो है वो दूसरे प्लैनेट्स भेजेंगे। अब बात करते हैं इंडिया के फ्यूचर स्पेस एम्बिशन की। तो देखा जाए तो गगनयान मिशन और एक इंडियन स्पेस स्टेशन बनाने के प्लान 2035 तक है। तो आपको पता है हमारा खुद का स्पेस स्टेशन भी बन रहा है, कुछ दिनों पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था। स्पेस टूरिज्म भी 2040 तक हम शुरू कर देंगे। इंडिया सिर्फ ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन में पार्टिसिपेंट नहीं है, लेकिन एक लीडर की तरह इमर्ज हो रहा है। और ये सब पॉसिबल हो रहा है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के कोलैबोरेशन के साथ और स्पेशली पॉलिसीज के साथ। तो ये एक क्विक ओवरव्यू था इंडिया के स्पेस एडवांसमेंट पर। आज इंडिया ने स्पेस में एक ऐसी पोजीशन बना ली है जो पहले इम्पॉसिबल लगती थी। हमारा चंद्रयान हो या गगनयान हो, तो ये सब इंस्पायरिंग चीज़ें हैं जो आप मेंस में अपने उपयोग जो है वो कर सकते हैं, राइट। और काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये एक अचीवमेंट है इंडिया के लिए। तो ये था ओवरऑल टॉपिक गाइस। अब देखो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आप खुद इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे, राइट। तो इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप की यहां पर बात जो है वो चल रही है। ट्रंप और मोदी के बीच दोस्ती काफी हाईलाइट हुई थी ट्रंप के पिछले टेन्योर में, आपको शायद याद हो। तो इस दोस्ती को ऑफिशियली पब्लिक ने भी नोटिस किया था एंड थैंक्स टू टू मेगा इवेंट्स। एक था हाउडी मोदी जो 2019 में टेक्सास में हुआ था, और दूसरा था नमस्ते ट्रंप जो 2020 में अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज किया गया था। अब सोचिए, ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक हैंडशेक या कैजुअल बात नहीं थी, ये एक पावरफुल स्टेटमेंट था, एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एम्फेसाइज करने का। अब मैं आपसे एक सवाल सिंपल सा पूछता हूं, क्यों आपके हिसाब से ऐसे इवेंट जरूरी होते हैं? हमें लगता है कि ये बस एक फ्रेंडली जेस्चर है, या एक्चुअली ऐसे इसे मतलब ऐसे इवेंट से कुछ पॉलिटिकल गेन्स होते हैं? बताओ। इस टाइप के इवेंट जो हुए जैसे कि नमस्ते मोदी और हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप, ऐसे इवेंट से क्या कुछ पॉलिटिकल गेन्स होते हैं? बताओ। तो बात करें ट्रंप के समय पे इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप के बारे में, तो जनरली अगर हम देखें तो इंडिया और यूएसए का पार्टनरशिप सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, इसका फोकस वाइड हो गया है। डिफेंस सेक्टर में मेजर कंट्रीब्यूशन हुए, टेक्नोलॉजी में काफ़ी इनोवेशन के लिए पार्टनरशिप बनाए गए, एनर्जी और स्पेस में भी नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए। स्पेस में जैसे नासा और इसरो के कोलैबोरेशन आपने सुना होगा, राइट। तो ये इनिशिएटिव स्पेस रिसर्च और टेक्नोलॉजी में बहुत वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन देते हैं। लेकिन अब इकोनॉमिक कॉपरेशन भी इंपॉर्टेंट है, पर फोकस वहां तक लिमिटेड नहीं था। ब्रॉडर एस्पेक्ट पर काम हुआ, जैसे कि डिफेंस डील्स, जैसे कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स और एडवांस मिसाइल सिस्टम्स के एग्रीमेंट्स, जो इंडिया की सिक्योरिटी और डिफेंस को और मजबूत बनाते हैं। ये सिर्फ इक्विपमेंट नहीं है, स्ट्रेटेजिक अलायंस भी थे। तो ओवरऑल देखा जाए, ट्रंप एरा में इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस नहीं कर रहे थे, बल्कि डिफेंस, टेक्नोलॉजी और एनर्जी के ऊपर भी बहुत एक्टिव काम हो रहा था। फ्यूचर में भी अगर ये रिलेशन ऐसे ही ग्रो करता रहे तो इंडिया और यूएसए दोनों की सिक्योरिटी और ग्लोबल पोजीशनिंग और भी स्ट्रांग होगी। तो बस ये एक इंडिया और यूएसए के बीच की कुछ स्टेटमेंट्स थी जो मुझे आपको जो है वो बतानी थी। अब इन्हीं सब चीज़ों को सुनकर ट्राई करो इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर देने की कमेंट बॉक्स पे। अब देखो ध्यान से सुनो, मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड, और फिर उसके बाद जो है फिर आप खुद जो है वो इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो बताइएगा। तो नेशनल एजुकेशन डे, ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है 11 नवंबर को, और ये डेडिकेटेड किया गया है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी के नाम पर। तो पहला सवाल आता है कि नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था, और उन्होंने एजुकेशन और नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इंडिपेंडेंस के बाद जब नए भारत का निर्माण हो रहा था, तब उन्होंने हमारी एजुकेशन सिस्टम के फाउंडेशन को एस्टैब्लिश करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आईआईटी खड़गपुर का एस्टैब्लिशमेंट। आईआईटीज को वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए आज पूरा वर्ल्ड पहचानता है, और जो पहला आईआईटी एस्टैब्लिश हुआ था आईआईटी खड़गपुर, वो मौलाना आज़ाद के विजन का एक हिस्सा था, और उनका एम था कि भारत में भी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो जहां से ग्लोबल लेवल के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट निकलकर आए। फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, पता है आपको, बहुत बार यूजीसी का नाम आपने सुना होगा। ये वो बॉडी है जो यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करती है और एजुकेशन को एक क्वालिटी फ्रेमवर्क
में लाती है। ये भी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी के कंट्रीब्यूशन में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उन्होंने ये इंश्योर किया था कि भारत में हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड हाई हो और हर स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन मिले। अब सवाल यह है कि नेशनल एजुकेशन डे का आइडिया शुरू कैसे हुआ। तो 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हर साल 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाएगा। इसका मेन पर्पस है लोगों को एजुकेशन की इंपॉर्टेंस और रोल के बारे में अवेयर करना और हमारे एजुकेशन के पायनीर मौलाना आज़ाद को ट्राइब्यूट देना। तो हम सबको आज़ाद साहब के कंट्रीब्यूशन से ये सीखने को मिलता है कि एजुकेशन सिर्फ एक करियर का जरिया नहीं है बल्कि एक टूल है नेशन बिल्डिंग का। आज जो आईआईटी, यूजीसी और ऐसे कई इंस्टीट्यूशन हैं वो सब आज़ाद साहब के विजन और हार्डवर्क का रिजल्ट है। तो नेशनल एजुकेशन डे के तहत लर्निंग के कमिटमेंट पर जो है वो मेनली फोकस किया जा सकता है जिससे कि सोसाइटी में हम एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन जो है वो दे सकें। तो होपफुली ये पूरे टॉपिक की एक अच्छा आइडिया आपको मिल गया है। अब बताओ कमेंट बॉक्स पर ये सुनने के बाद कि क्या होगा इस टॉपिक का करेक्ट आंसर। और देखिए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी के बारे में तो मैंने आप लोग को बता ही दिया डिटेल्स। इसी का यूज़ करके, इसी पॉइंट्स का यूज़ करके ट्राई करना इस मेंस के आंसर को जो है वो लिखने की, राइट, 120 से लेकर 150 वर्ड्स में। तो होपफुली मैंने जो चीज़ आपको पढ़ाई है आज आपको अच्छे से समझ में आई होगी और ये नया इनिशिएटिव आपको थोड़ा ठीक लगा होगा जिसमें मैं फ़ोटोज़ का भी यूज़ जो है वो कर रहा हूँ, फ़ोटोज़ का, वीडियोज़ का, राइट। तो उससे थोड़ा सा मेरे ख्याल से कॉन्सेंट्रेशन आपका जो है वो बढ़ रहा होगा, एंगेजमेंट बढ़ रहा होगा। तो लाइक का बटन ज़रूर हिट करना, शेयर ज़रूर करना चैनल को। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।